हेलो एस्पायरेंट्स, विजन आईएएस में आपका स्वागत है। न्यूज़ टुडे के आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे 18 फरवरी की हमारी जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, उनके बारे में। तो खबरों पर जाने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की हमारी महत्वपूर्ण सुर्खियाँ कौन-कौन सी है। तो आज हमारी 4 मेन न्यूज़ है। पहली है हाल ही में फ्रांस के जो राष्ट्रपति है, वो भारत आए हुए हैं। तो एक समझौता हुआ कि भारत और फ्रांस जो है, अपनी साझेदारी को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के रूप में अपग्रेड करेंगे और कुछ समझौते पे हस्ताक्षर हुए उसके बारे में बात करें। भारत का ड्रोन तंत्र जो है, वो किस प्रकार का है और ड्रोन के यूजेस क्या-क्या हो रहे हैं भारत में, उनके बारे में दूसरी न्यूज़ में बात करेंगे हम लोग। तीसरा हो गया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, जो होती है, उसको लेकर आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क जारी किया है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि वास्तव में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होती है और वो फ्रेमवर्क क्या है। साही और बोध पहले जो है एआई क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए शुरू की गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई के लिए शुरू की गई है। मतलब एक तरह से ये है कि अभी जो भारत में एआई इम्पैक्ट सबमिट हो रहा है भारत मंडपम में, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे एआई का उपयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है, उसके लिए साही और बोध पहले भारत में शुरू की गई है। कुछ संक्षिप्त सुर्खियाँ हैं, जैसे कि भराना स्थल जो कि हड़प्पा काल से संबंधित है, हरियाणा में उसमें कुछ एक्सकवेशन हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्ट वॉल्ट जो कि अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है ताकि क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं उनके सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जा सके, उसके बारे में बात करेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट जो है, ये हर हफ्ते, हर 10 दिन में न्यूज़ में रहता है। ईरान ने इसको अभी ब्लॉक कर दिया था कुछ घंटे के लिए, तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या है ये। भारत विस्तार कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। स्नोबॉल अर्थ क्या होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लॉगरहेड कछुआ जो है, ये हाल ही में इसकी संख्या कम हो रही है, तो इसके बारे में बात करें कि कहाँ-कहाँ पाया जाता है और इसकी आईयूसीएन की स्थिति क्या है। बी कॉरिडोर्स एनआईएच अपने यहाँ पे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उसके द्वारा शुरू किया गया बी कॉरिडोर्स बनाया जाएगा हाईवे के किनारे-किनारे, ताकि भारत में जो मधुमक्खी पालन है उसको बढ़ावा मिल सके। सुपर अर्थ क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे और एक साथ-साथ में हमारा सुर्खियों में रहा स्थल है, उसका नाम है आयरलैंड गणराज्य, जिसकी राजधानी है डबलिन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली मुख्य खबर से। आज की हमारी पहली मुख्य खबर है कि भारत और फ्रांस ने अपनी साझेदारी को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के रूप में अपग्रेड करने का बात करी है। देखिए, अभी जो भारत में एआई इम्पैक्ट सबमिट हो रहा है, भारत मंडपम दिल्ली में, तो उसी में भाग लेने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं। और इसी बीच में भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच में मीटिंग होती है और वहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आती है कि हम अपनी साझेदारी जो है भारत और फ्रांस के बीच में, उसको और उन्नत करें। वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उसको लेके जाएँगे और साथ-साथ में यहाँ पर 21 महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं, उनमें कुछ समझौते किए गए, कुछ परिणाम सामने आए, तो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना? एक-एक करके। तो क्या-क्या है? सबसे महत्वपूर्ण जो है पहला वाला कि रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर क्या काम करने वाले हैं। तो देखिए पहला ये H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन, मतलब जो ये हेलीकॉप्टर है H-125 इसको असेंबल किया जाएगा भारत के कर्नाटक राज्य के वेमगल में। वहां पर इसका असेंबली लाइन का उद्घाटन किया गया है। अब ये हेलीकॉप्टर क्या है? देखिए ये एक हेलीकॉप्टर जो है, ये हल्का है, बहुउद्देशीय एकल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है और माउंट आबू नहीं, माउंट एवरेस्ट जो है, वहां पर उतरने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर है H-125। तो भारत और फ्रांस दोनों सहयोग करेंगे और इसकी असेंबली लाइन जो है वो कर्नाटक में बनाई गई है। अगला है हैमर मिसाइल के बारे में। तो हैमर मिसाइल का उत्पादन भारत में किया जाएगा और दोनों देश इसको मिलकर शुरू करेंगे। इसके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल जो है, साथ-साथ में फ्रांस की सफ्रान कंपनी जो है, उनके बीच में समझौता हुआ है कि हम दोनों मिलकर हैमर मिसाइल को बनाएंगे। अब हैमर मिसाइल क्या है? देखिए हाईली एक्साइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, फुल फॉर्म ध्यान रखने की बात नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि हैमर किस-किस के बीच में है, भारत और फ्रांस के बीच में बनाई जाएगी और क्या है ये एक एयर टू सरफेस, हवा से जमीन पर मार करने वाली, यानी कि अगर हेलीकॉप्टर या ड्रोन में है या किसी फाइटर प्लेन में है तो वहां से जमीन पर ये मार कर सकती है, ठीक है। और इसे राफेल जो है, जो कि हमने फ्रांस से ही खरीदा है, साथ साथ में हम जो भारत जो अपने तेजस बना रहा है उस पर इसको फिट किया जा सकेगा और दुश्मन पर हमला किया जा सकेगा एयर से सरफेस, ठीक है। अगला क्या है? प्रौद्योगिकी को लेकर
और इनोवेशन को लेकर दोनों देशों के बीच में क्या बातचीत हुई उसके बारे में बात करते हैं। तो ये बोला कि 2026 का जो वर्ष रहेगा उसको भारत और फ्रांस दोनों मिलकर नवाचार वर्ष के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। साथ साथ में ये बोला कि भारत और फ्रांस नवाचार नेटवर्क कि दोनों देश इनोवेशन किस प्रकार से कर सकते हैं उस क्षेत्र में सहयोग के लिए इन्होंने एक नेटवर्क बनाया कि हम दोनों मिलकर इनोवेशन को बढ़ावा देंगे। संयुक्त समूह बनाया गया प्रौद्योगिकी के लिए, जैसे कि संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी विकास समूह एक बनाया गया ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उसमें भारत और फ्रांस दोनों मिलकर काम कर सके। और डिजिटल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए भारत फ्रांस केंद्र का गठन किया गया। एक तो हो गया एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए विकास समूह बनाया कि उसका विकास किस तरह से कर सकते हैं। दूसरा है डिजिटल विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए दोनों देशों ने मिलकर एक केंद्र बनाया है कि कैसे डिजिटल विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग करेंगे और विकास करेंगे। अगला है स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई की अगर बात करी जाए तो एम्स जो हो गया नई दिल्ली में, स्वास्थ्य में एआई के लिए भारत फ्रांस केंद्र शुरू किया है। मतलब जो भारत का जो दिल्ली में एम्स है वहां पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई का उपयोग कैसे किया जा सकता है इसको लेकर भारत और फ्रांस दोनों देशों ने मिलकर एक केंद्र बनाया है एम्स में। तो ये प्रौद्योगिकी और इनोवेशन के क्षेत्र में कैसे दोनों देश सहयोग करेंगे इसके बारे में। अगला है क्रिटिकल मिनरल्स, महत्वपूर्ण खनिज और ऊर्जा सहयोग की भी दोनों देशों ने बात करी है। खनिज आपूर्ति के बारे में बात करी है कि जो खनिजों की आपूर्ति है, क्रिटिकल मिनरल्स की जो आपूर्ति है वो विविध होनी चाहिए, मतलब विभिन्न विभिन्न देशों से होनी चाहिए। साथ साथ में जो उसकी सप्लाई चेन है वो लचीली होनी चाहिए, है ना, मतलब उस पर कोई ऐसा संकट ना है एक प्रकार से। महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग पर संयुक्त घोषणा को अपनाया कि हम दोनों देश जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में या फिर महत्वपूर्ण खनिज है उनके क्षेत्र में भी सहयोग करेंगे, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो हाल ही में नई नई जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है और रक्षा क्षेत्र में जो नई नई चीजें बन रही है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भी दोनों देश सहयोग करेंगे। अगला क्या है, परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं। तो जेतापुर में जो पावर प्लांट है, थर्मल नहीं, एटॉमिक पावर प्लांट है, उसको लेकर और बड़ी परियोजनाएं शुरू की जाएगी। मतलब जेतापुर में तो है ही सही, फ्रांस के सहयोग से बना हुआ है, और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देश सहयोग करेंगे। भारत ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की बात कर रहा है कि हमें 2047 अगर 100 गीगावाट जो है ये परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करना है तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए दोनों देश सहयोग करेंगे। साथ साथ में एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स के क्षेत्र में भी सहयोग करने पर सहमति बनी है दोनों देशों के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं और कुछ सहयोग की बात करें तो व्यापार और आर्थिक सहयोग भी दोनों देशों के बीच में देखा जा रहा है, उसको भी बढ़ावा देने की बात की जा रही है। और ये किया गया कि दोहरे कराधान से बचाव समझौता जो था उसमें संशोधन किया गया। दोहरे कराधान से बचाव का समझौता इस प्रकार से होता है कि अगर ऐसा नहीं हो कि कंपनी जो है उस पर दोनों देशों में टैक्स लग जाए, भारत भी उसके ऊपर टैक्स ले ले और फ्रांस के ऊपर भी टैक्स ले ले, तो कंपनी को नुकसान होगा इससे। इसलिए दोहरा कराधान से बचाव का समझौता था उसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया है दोनों देशों ने मिलकर। सहयोग के अन्य क्षेत्र की अगर बात करें तो स्टार्टअप क्षेत्र हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, छात्रों के लिए आवाजाही और कौशल विकास हो गया, इन क्षेत्रों में भी दोनों देश मिलकर सहयोग करेंगे, ऐसी बात है। ठीक है, अब भारत फ्रांस संबंधों के बारे में एक सरसरी निगाह और देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो रणनीतिक साझेदारी है दोनों देशों के बीच में, 1998 में स्थापित हो चुकी थी, और कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भारत की अगर किसी के साथ पहली बार रणनीतिक साझेदारी हुई थी तो वो फ्रांस था, है ना। हॉराइजन 2047 यानी कि 2047 रोडमैप क्या है, तो ये बोला कि अगले 25 वर्षों में संबंधों, जो दोनों देशों के संबंध कैसे होंगे उनको मार्गदर्शन करने के लिए 2023 में अपनाया गया था होराइजन 2047 रोडमैप के 2047 में दोनों देशों के संबंध किस प्रकार के होंगे इसको लेके एक रोडमैप बनाया गया था। द्विपक्षीय व्यापार की अगर दोनों देशों के बीच में बात करें तो पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है वो दोगुना हो चुका है, और 2024-25 की बात करें तो लगभग 12.5 बिलियन यूरो तक पहुंच चुका है। ठीक है, संयुक्त रक्षा अभ्यास भी दोनों देश कर रहे हैं, जैसे कि थल सेना के बीच में सहयोग की अगर बात करें तो शक्ति अभ्यास कर रहे हैं, गरुड़ की बात करेंगे तो वायु सेना के क्षेत्र में कर रहे हैं, और वरुण की अगर बात करेंगे तो नौसेना के लिए कर रहे हैं। मतलब यानी कि दोनों देश रक्षा अभ्यास भी कर रहे हैं, यानी कि रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में समझौता है और सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत और फ्रांस के संबंधों के बारे में इतना ही था। मेनली अगर आप तत्काल मेंस देने जा रहे हैं तो जनरली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों देशों के बीच में साझेदारी क्या क्या हुई है, नहीं तो एक ओवरऑल क्वेश्चन हमेशा आता है कि फ्रांस
और भारत के बीच में कैसे संबंध किस प्रकार से हैं और उसको बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। तो आपके जो पेपर 2 है आईआर का उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। प्रीलिम्स में इसमें खास कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। अगला बात करते हैं भारत का ड्रोन तंत्र। तो देखिए पहले होता था कि भारत में आज से 4-5 साल पहले तक ड्रोन काफी कम हुआ करते थे। अब धीरे-धीरे भारत में ड्रोन काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और एक आंकड़ा ये निकल के आया कि 38,500 से अधिक पंजीकृत ड्रोन भारत में हो चुके हैं। विशिष्ट पहचान संख्या जो है उनको दी जा चुकी है। यानी कि भारत में जो ड्रोन तंत्र है वो विकसित हो रहा है और ड्रोन के लोक सेवा वितरण हो गया, अवसंरचना प्रबंधन हो गया, कृषि हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया, सभी क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग देखा जा रहा है। तो देखते हैं हम लोग कि ड्रोन जो है वो भारत में कैसे लोक सेवा वितरण में परिवर्तन कर रहा है। तो पहला है कृषि और आजीविका के लिए किस प्रकार से ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। तो देखिए भारत सरकार ने 2023 में एक योजना शुरू की थी, नमो ड्रोन दीदी योजना। इसका लक्ष्य ये था कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, एसएचजी होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, उनको ड्रोन प्रदान किया जाएगा और महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और फिर कृषि कार्यों में ड्रोन का उपयोग किया जाएगा, जैसे कि दवाई छिड़कने के लिए हो सकता है और साथ साथ में फसल का अनुमान लगाने के लिए हो सकता है। तो नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई थी कि ताकि कृषि क्षेत्र में एक तरह से महिलाओं को जिनके पास ड्रोन है उनको एक तो रोजगार भी मिल जाए और कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग भी हो जाए, ठीक है। भूमि मानचित्रण के लिए भी हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि भारत सरकार ने स्वामित्व करके एक योजना शुरू की है 2020 में, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसके पास कितनी संपत्ति है उसका एक तरह से मानचित्रण किया जा सके और उसमें भी ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है ताकि वो एक बेहतर तरीके से आंकड़ा मिल सके, है ना। इससे क्या होगा, अगर ये सारे ग्रामीण क्षेत्रों में अब पूरा डाटा आ गया कि किसके पास कितनी संपत्ति है, तो इससे भूमि विवाद जो है वो नहीं होंगे। संपत्ति कार्ड के माध्यम से संस्थागत ऋण, अगर मेरी भूमि है और मुझे पता लग गया मेरे पास कोई जिसका लीगल डॉक्यूमेंट आ गया तो फिर मैं ऋण भी ले सकता हूँ उससे, है ना। बहुत सी बार गाँव में होता यही है कि नाम पे नहीं होती भूमि, बस कब्जा होता है लोगों का। तो धीरे-धीरे अगर ये स्वामित्व योजना में ड्रोन का उपयोग हो रहा है और संपत्ति के रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, मानचित्रण किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि भूमि विवाद सुलझेंगे भारत में और एक तरह से संस्थागत ऋण की और जो आपूर्ति है वो भी बढ़ जाएगी। राजमार्गों की निगरानी के लिए, जैसे भारत में राजमार्ग की जो परियोजना चलती है बनाने के लिए, उनकी निगरानी के लिए भी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो प्रगति कितनी हुई राजमार्ग के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए, डिजिटल रिपोर्टिंग करने के लिए, विसंगतियों की जांच करने के लिए किसका उपयोग कर रही है, ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं और क्या है। और है आपदा प्रबंधन में ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए जैसे कि नॉर्थ ईस्ट प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और पहुंच केंद्र जो है, वहां पर ड्रोन्स जो है वो बाढ़ और भूस्खलन के दौरान वास्तविक समय में यानी कि रियल टाइम में दृश्य प्रदान करते हैं। तो लोगों की एक तरह से क्या होता है उस टाइम पे कि बचाव कार्य जो है वो बेहतर तरीके से चल पाता है, क्योंकि ड्रोन के माध्यम से पिक्चराइजेशन हो जाता है। क्योंकि जब आपदा आई हुई होती है, जैसे बाढ़ आई हुई है, तो अब मानवीय क्षमता तो इतनी नहीं है कि उसको जाके देख सकेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ड्रोन के माध्यम से दृश्य आ जाते हैं और फिर उसको एक तरह से आकलन किया जा सकता है त्वरित तरीके से और आपातकालीन प्रतिक्रिया दी जा सकती है और बचाव कार्य जो है वो बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। रेलवे की निगरानी, अब जैसे रेलवे मंत्रालय जो है भारत सरकार का, वो पटरियों के लिए, पुलों के लिए, साथ साथ दुर्गम क्षेत्र में अवसंरचना के निरीक्षण के लिए यूएवी यानी कि वही ड्रोन का उपयोग कर रहा है। इससे रख रखाव जो है, जैसे पुल हो गए तो बहुत सी बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, अगर पुल की स्थिति ठीक नहीं है तो इससे रख रखाव और सुरक्षा में सुधार हुआ है ड्रोन के उपयोग से रेलवे में, है ना। रक्षा क्षेत्र में अनुप्रयोग ड्रोन का किया ही जाता है, जैसे जो बॉर्डरिंग एरिया होते हैं वहां पर सीमा सुरक्षा के लिए, खुफिया जानकारी जुटाने के लिए या फिर कोई सटीक हमला करने के लिए, जैसे कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा होगा कि ड्रोन के माध्यम से मेनली वो लड़ा गया था, है ना। तो मतलब रक्षा क्षेत्र में भी ड्रोन का उपयोग बेहतर तरीके से किया जा रहा है। रडार वायु रक्षा नेटवर्क के साथ साथ एकीकृत होकर ये खतरों को तेजी से कम पता लगाने और महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया। तो रक्षा क्षेत्र में निगरानी करने के लिए, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए, सटीक हमले करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। अब भारत में जो ड्रोन है उसको अपनाने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाने के लिए भी सरकार भी प्रयास कर रही है, क्योंकि आधुनिक टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे भारत इसमें आगे बढ़ रहा है। तो ड्रोन नियम 2021 और संशोधन नियम 2022 और 23 से इसके तहत ये बोला कि भारत में जो ड्रोन के जो नियम थे वो काफी उदार बनाया गया थे। क्योंकि देखिए पहले सुरक्षा का खतरा हुआ करता था, ड्रोन हर कोई नहीं चला सकता था। अब तो आपने देखा हो शादी पार्टीज में भी जनरली ड्रोन चलने लग जाते हैं, है ना। तो उदाहरण के लिए ये
कि 90% भारतीय हवाई क्षेत्र जो है उसको ड्रोन संचालन के लिए खुला छोड़ दिया। मतलब ऐसे रक्षा अवसंरचना है, वहां आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते, परंतु नॉर्मल जो एरिया है भारत का हवाई क्षेत्र 90% के आसपास, उसमें ड्रोन संचालन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। और यह बोला गया है कि 400 फीट तक उड़ान की अनुमति है, इससे ऊपर नहीं हो। ठीक है। उत्पादन से संबंध यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स योजना भारत सरकार ने शुरू की गई है, ताकि भारत में जो उत्पादन है उसको बढ़ावा मिल सके। तो इसके लिए है ड्रोन के लिए, उसके कलपुर्जों के लिए भी 120 करोड़ की प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव जो है, इंसेंटिव्स स्कीम जो है वो भारत में शुरू की गई है। ठीक है। जीएसटी जो है उसकी जो दरें हैं उसको रेशनल बनाया गया है। जैसे कि पहले ड्रोन पर जीएसटी जो है वो 18 से 28% के स्लैब हुआ करता था, तो वहां से उसको घटाकर 5% के आसपास कर दिया गया। डिजिटल स्काई 2018 और जीईसी है, मतलब ड्रोन के पंजीकरण के लिए जो पोर्टल्स होते हैं उनको सरलीकृत किया गया है ना। पंजीकरण, रिमोट पायलट प्रमाणन प्रमाणन और प्रकार प्रमाणन जैसे विनियामक सेवाओं को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से हटाकर, मतलब पहले ये प्लेटफॉर्म था, अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ड्रोन का पंजीकरण कर सकते हैं। रिमोट से आप चलाते हैं ड्रोन को, तो रिमोट पायलट प्रमाणन मतलब एक सर्टिफिकेशन उसको भी मिलता है। ठीक है। ड्रोन तंत्र विकास और क्षमता निर्माण, प्रमुख कार्यक्रमों जैसे ड्रोन अनुप्रयोग और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नवाचार चुनौतियों के माध्यम से छात्रों और शोधकर्ताओं के क्षेत्र से जोड़ रहा है। मतलब एक ये ड्रोन तंत्र का विकास करना और क्षमता निर्माण करना। तो क्यूरियोसिटीज बड़े लोगों में, जैसे कि अगर आप कहीं ड्रोन उड़ाएंगे, देखेंगे वहां पे जाके, तो बहुत सारे लोग उसको बहुत क्यूरियस होकर देखते हैं। तो यही बात की जा रही है यहाँ पे कि राष्ट्रीय नवाचार चुनौतियों के माध्यम से छात्रों और शोधकर्ताओं को इस क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है, ताकि भारत में और उन्नत टेक्नोलॉजी के ड्रोन बन सके और क्यूरियस हो भारत के लोग इसको लेकर। अब कुछ टाइप्स है ड्रोन्स के, उनको देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए ड्रोन की श्रेणी है, एक तो निगरानी और टोही करने वाले, मतलब देखने वाले, मंडराते रहते हैं ऊपर, देखते रहते हैं, तो खुफिया जानकारी जुटाने के काम आते हैं और सीमाओं पर नजर रखते हैं। ऐसे एग्जाम्पल भारत में कुछ है क्या? हाँ है, जैसे कि तापस, तापस BH 201, रुस्तम और हैरान। हैरान जो है वो इसराइल से हमने लिया है। लड़ाकू होते हैं कुछ, जैसे कि मिसाइल दागने के लिए, बम गिराने के लिए काम आते हैं। तो DRDO का घातक हो गया, हेरोन TP हो गया, ये किसके काम आते हैं? मतलब एग्जाम्पल दे रखे हैं कि ये मिसाइल दागने और बम गिराने के काम आ सकते हैं। लोइटरिंग म्यूनिशन, लक्ष्य के ऊपर मंडराना और पहचान होने पर आत्मघाती हमला करना। क्या है ये? लोइटरिंग म्यूनिशन, मतलब ये इस प्रकार के ड्रोन क्या करते हैं, किसी लक्ष्य के ऊपर मंडराते रहते हैं और अगर उसको लग रहा है कि खतरा महसूस हो रहा है तो फिर हमला कर देगा। जैसे कि भारत का है नागास्त्र और वर्मेट, है ना। अगला है स्वार्म ड्रोन, कि दुश्मन कई कई ड्रोन का झुंड एक साथ दुश्मन के रक्षा तंत्र को नष्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। स्वार्म तकनीक मतलब बहुत सारे ड्रोन्स होंगे तो एक साथ वो हमला करेंगे और जो सामने वाले का जो रक्षा तंत्र है उसको बिगाड़ देंगे। तो ये ड्रोन के बारे में कैसे भारत में लोक सेवा में उसका उपयोग किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, कभी सवाल आ सकता है, इसमें इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, बाह्य वाणिज्यिक उधारियां। तो देखिए RBI ने क्या किया है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन, उधार लेना और देना प्रथम संशोधित विनियमन विनियमन 2026 के माध्यम से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग पर संशोधित दिशा निर्देश जो है वो जारी किए। RBI ने जो ये दिशा निर्देश जारी किए हैं वो RBI को शक्तियां प्राप्त होती है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है 1999 का, उसके माध्यम से, है ना। 2018 के नियम थे उनमें थोड़ा संशोधन किया। तो क्या है, देखिए इसमें मेनली ये जो न्यूज़ है ये प्री के काम की है, ऐसा कोई फ्रेमवर्क आपसे पूछा नहीं जाने वाला कि ECB के लिए कि RBI ने क्या संशोधित नियम या फिर आपसे वो जारी किया है फ्रेमवर्क, क्योंकि वो जनरली आप ECB ले रहे हैं उनके लिए ज्यादा काम का, नहीं था कि हमारे काम का है। परंतु फिर भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं कि वास्तव में ECB होता क्या है और क्या नहीं है। तो पहले बात करें कि क्या होता है ECB, यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। CDC आप समझ सकते हैं, एक्सटर्नल यानी कि बाहर से, भारत से बाहर लेना है। कमर्शियल यानी कि कंपनियां ले रही होंगी, बोरोइंग यानी कि उधार कर रही होगी, सिंपल सा नाम है। यानी कि विदेशी स्रोतों से ऋण लेना, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर अन्य वित्तीय साधनों के रूप में धन उधार लेना, यानी कि बाहर से, भारत के बाहर से धन उधार लेना। मुद्रा, अब वो भारतीय मुद्रा में भी ले सकते हैं और विदेशी मुद्रा में भी ले सकते हैं, किसी भी मुद्रा में ले सकते हैं बाहर से उधार ना। महत्व क्या है, तो देखिए जनरली ये होता है कि जो बाहर का धन होता है वो थोड़ा कम रेट पे मिलता है। ठीक है। तो इसलिए लोग जो हैं या फिर कंपनियां जो हैं वो बाहर से धन लेती है ना।
तो ये है ईसीबी। अब जो आरबीआई ने जो फ्रेमवर्क जारी किया उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा देख लेते हैं, इतना काम का तो नहीं है। कौन-कौन पात्र है इसके लिए, कौन-कौन ले सकता है ईसीबी? तो बोला है कि केंद्र या राज्य के कोई भी कानून हो उसके तहत निगमित कोई भी गैर व्यक्तिगत निवासी संस्था, यानी कि नॉन इंडिविजुअल रेजिडेंट एंटिटी जो है, अब उसको वैधानिक अनुमति मिल गई है। अब वो मतलब केंद्र या राज्य के किसी भी कानून के तहत पंजीकृत होना चाहिए नॉन इंडिविजुअल रेजिडेंट एंटिटी, वो वैधानिक अनुमति के अधीन विदेशी ऋण जो है वो ले सकते हैं, पात्र है। उधार सीमा और परिपक्वता मैच्योरिटी में वृद्धि की गई है। तो उधार की सीमा ये बोली गई है कि पात्र कंपनी अब $1 बिलियन या फिर अपनी जो नेटवर्थ है उनकी कंपनियों की, उसका 300% तक ईसीबी जुटा सकती है बाहर से, है ना। परिपक्वता अवधि जो है सामान्य बोला गया कि 3 साल तक की परिपक्वता अवधि होगी उस ऋण की। और ये बोला कि विनिर्माण क्षेत्र के जो उधारकर्ता है को कुछ शर्तों के तहत 1 से 3 वर्ष की कम औसत परिपक्वता अवधि की अनुमति दी है। कुछ काम का नहीं है खास इतना ना। ईसीबी का गैर ऋण साधन के रूप में परिवर्तन करना, यानी कि अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग ली हुई है किसी कंपनी ने, और तो जिससे लिया हुआ है वो उसकी इक्विटी में भी उसको परिवर्तन कर सकता है, ये बात यहां पे लिखी हुई है। आर्म्स लेंथ सिद्धांत ये क्या है? तो देखिए ये है कि अगर ए और बी है, इन दोनों के बीच में कोई समझौता हुआ है, दो संबंधित क्षेत्र चीजें हैं ये, कि मैं आपको 1% की रेट पर इतना पैसा दे दूंगा, है ना। तो इन दोनों को इस तरह से बिहेव करना चाहिए कि ये किसी के साथ भेदभाव महसूस नहीं हो। अगर बी और सी फिर अगर कुछ समझौता ऐसा कर रहे हैं, तो फिर बी ऐसा ना बोले कि मैं आपको 2% रेट पे या 4% रेट पे दूंगा। मतलब ये आर्म्स लेंथ सिद्धांत करते हैं कि दो संबंधित पक्षों के बीच का लेनदेन, दो संबंधित पक्षों के बीच का लेनदेन इस प्रकार से हो जैसे कि वे असंबंधित हो। मतलब इस प्रकार से हो कि अगर और लोग भी ले रहे हैं उसी से ऋण या किसी बात को समझौता कर रहे हैं, तो इससे हितों का टकराव ना हो। क्योंकि ये हो सकता है कि ये कंपनी जो है इसको सस्ते में ऋण दे दे, इसको नहीं दे रही हो, है ना। तो इससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये बोला कि आर्म्स लेंथ सिद्धांत जो है उसको अपनाया जाएगा। अंतिम उपभोग पर प्रतिबंध, इसी भी धन का उपयोग जो है आपने बाहर से उधार लेके आ गए और आप क्या कर रहे हो, चिटफंड कंपनियों में लगा रहे हो, निधि कंपनियों में लगा रहे हो, शेयर बाजार में निवेश कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ये बात की गई, ठीक है। ये सिंपल था। ईसीबी क्या होता है, मेनली ये ध्यान रखिए कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या होती है, भारतीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा दोनों में ली जा सकती है और बाहर से उधार ले लेना। अब क्या है, शाही और बौद्ध पहल। तो देखिए ये जो मेन न्यूज है ये सिंपल है, प्री के काम की है कि एआई क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई कैसे उपयोग किया जा रहा है। अगर ऐसे सवाल आता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई के क्या क्या इनिशिएटिव शुरू किए गए, तो आप बौद्ध और शाही पहलों को लिख सकते हैं। और बाकी प्रीलिम्स के लिए तो इतना ध्यान रखिएगा कि आपको शाही टर्म आती है और बौद्ध आती है तो किससे संबंधित होगी, ये हेल्थ सेक्टर में एआई का कैसे उपयोग किया सकता है। देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा क्या है ये। तो देखिए शाही का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में एआई के लिए जिम्मेदार भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में एआई के जिम्मेदार एकीकरण का मार्गदर्शन करने वाला एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाया गया है, साही। ये बस इतना ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई का कैसे इंटीग्रेशन हो सकता है, उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, उसका नाम है साही। ये यहां से आपका प्रीलिम्स का सवाल बन सकता है ना। बाकी ये जितनी डिटेलिंग है इतनी काम की नहीं है आपके ना। विजन क्या है कि भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में एआई के सुरक्षित, नैतिक और साक्ष्य आधारित और समावेशी उपयोग को सक्षम बनाना, ये इसका विजन है। यह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाकर स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने, परिणामों में सुधार करने और भारत को जिम्मेदार स्वास्थ्य देखभाल एआई के एक वैश्विक नेतृत्व के रूप सारी बोल बच्चन वाली बात है ना। क्या ध्यान रखना है आपको कि एआई के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई का कैसे इंटीग्रेशन हो, उसके लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाया, उसका नाम है साही। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके कुछ रणनीतिक स्तंभ है, वो क्या है कि शासन और सुरक्षा प्रतिष्ठान बढ़ाना बनाना, डेटा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, कार्य प्रवाह और संस्थागत क्षमता निर्मित करना है, उत्तरदायी नवाचार और साक्ष्य सृजन को सक्षम बना करना है, त्रिस्तरीय तंत्र स्तरीय स्वीकरण और विस्तार को समर्थन प्रदान करना। नहीं याद रखिएगा आप, है ना।
विश्वास मानिए इतना आपको नहीं करने की जरूरत है। बात मेन ध्यान रखिए कि सही क्या है। अब बोध क्या? बोध पल स्वास्थ्य देखभाल एआई के लिए बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है। इसका विकास करता कौन है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से इसको बनाया है। अब ये क्या है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब एआई का उपयोग किया जाएगा तो बहुत सारा डेटा भी जनरेट होगा। तो उस डेटा को किस प्रकार से मैनेज करना है, उसके लिए बोध बनाया है कि बोध रहे आपको ना। और किसने बनाया है? आईआईटी कानपुर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने मिलकर। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि गोपनीयता संरक्षित बेंचमार्क प्लेटफॉर्म है। यह मूल डेटा स्रोत को साझा किए बिना वास्तविक विश्व के विविध स्वास्थ्य डेटा का उपयोग करके एआई मॉडल्स को सख्त मूल्यांकन, मतलब एआई मॉडल जो है वो मूल्यांकन कर सकता है बेहतर तरीके से। परंतु ये है कि ये भारत का जो लोगों का डाटा है वो भारत के लोगों के पास रहे, इस प्रकार की इसमें बात की जा रही है ना। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में रखा गया है इसको, है ना। क्या है मेन चीज आपको ध्यान रखनी है? अगेन बता रहा हूं, सही क्या है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई का इंटीग्रेशन किस प्रकार से हो, उसके लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क। बोध क्या है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो डाटा जनरेट होगा जब एआई का उपयोग किया जाएगा तो उसको किस प्रकार से संरक्षित किया जाएगा, किस किस के साथ साझा किया जाएगा, उसके लिए बोध बनाया गया। किसने? आईआईटी कानपुर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा। अब स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में एआई के लिए अन्य पहले क्या है? यहां से एक सवाल बन सकता है कि 3 पहले यहां दी हुई और 2 हो गई साही और बोध। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो है वो बनाए गए, जैसे कि एम्स दिल्ली में है, पीजीआई एमईआर चंडीगढ़, पीजीआई चंडीगढ़ में है, और एम्स ऋषिकेश में स्वदेशी एआई समाधानों के नेतृत्व का विकास कर रहे हैं। मतलब यहां पर उत्कृष्टता सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। नैतिक निरीक्षण की बात की गई है, मतलब सभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी एआई का उपयोग हो रहा है वो आईसीएमआर जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई का उपयोग किस प्रकार से किया जाए, उसको देखते हुए सारी चीजें की जा रही है ना। इंडिया एआई मिशन के तहत इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट पहल, है ना, इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावशाली एआई समाधान विकसित करना और उन्हें बड़े पैमाने पर लागू करना और उनको उपयोग को बढ़ावा देना। मतलब इंडिया एआई मिशन जो है उसके तहत इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट पहल है, वो एक राष्ट्रीय चुनौतियां, और राष्ट्रीय चुनौतियां हमारे यहाँ पे अपने आप में हेल्थ भी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज सबके पास नहीं है ना, और उसका एक तरह से डाटा भी प्रॉपर नहीं होता, तो उसके लिए भी यहाँ पर काम किया जाएगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो चुनौती है उसको कैसे उसका समाधान किया जा सके एआई का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए ऊपर वाले 2 काम के हैं और ये मेंस के लिए एक पार्ट क्वेश्चन का आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अन्य संक्षिप्त सुर्खियों की, जल्दी जल्दी। क्या है ये? देखिए, भराना स्थल, तो हरियाणा के भराना में रेडियो कार्बन डेटिंग विश्लेषण के बाद शोधकर्ताओं को ये संभावना जताई जा रही है कि भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता जो है वो 8000 साल से भी पुरानी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है वो पहली नगरीय सभ्यता थी और उसके बारे में एक्सकवेशन अभी तक चल रहा है और हर साल, हर 6 महीने 5 महीने में नई नई जानकारियां सामने आती है ना। तो भराना स्थल के बारे में मोटी मोटी चीजें क्या ध्यान रखनी है वो बता देता हूँ आपको। भराना स्थल के बारे में उत्खनन का नेतृत्व किसने किया? एसएल राव के नेतृत्व में घग्गर नदी के प्राचीन मार्ग के किनारे इसका उत्खनन किया गया। मतलब भराना स्थल किसके किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है ना। और किसने किया? एसएल राव ने किया। कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। अब इसमें बहुत सारे काल दिए हुए है ना, काल 1A, काल 1B, काल सेकंड ए, काल सेकंड बी। तो ये है कि भराना जो स्थल है वो किस प्रकार से डेवलप हुआ, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा। तो यहाँ पे वही है कि काल 1A हाकरा मृदबांड संस्कृति, इसकी विशेषता प्राकृतिक मृदबांड में खोदे गए और अच्छी तरीके से प्लास्टर किए गए गर्त आवास तथा विशिष्ट मृदबांड है। काल 1B जो है प्रारंभिक हड़प्पा, इस काल में घरों का निर्माण। देखिए, अब ये जो सारे काल हैं अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम के लिए इतने काम के नहीं, क्योंकि एग्जामिनर इतने डिटेल में नहीं पूछेगा और साथ साथ में ये है कि एक्सकवेशन हो रहा है, डेली नई नई जानकारी सामने आ रही है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये सारी चीजें हो। तो मैं जो बता रहा हूँ उतना ध्यान रखिए कि भराना स्थल कहाँ है? हरियाणा में। किसने किसने उसका खुदाई का नेतृत्व किया? उत्खननकर्ता कौन थे? एसएल राव। और किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और हड़प्पा कालीन स्थल है।
प्रोजेक्ट वोल्ट क्या है? देखिए प्रोजेक्ट वोल्ट जो है भारत से संबंधित नहीं है डायरेक्टली, अमेरिका ने इसको शुरू किया गया और एक लाइन आपको ध्यान रखनी मिल रही कि आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा पहले। आपूर्ति श्रृंखला जो क्रिटिकल मिनरल्स की है उसकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाए उसके लिए अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन वोल्ट एक शुरू किया गया, प्रोजेक्ट वोल्ट शुरू किया गया। इसके तहत अमेरिका रणनीतिक अति महत्वपूर्ण खनिज भंडार स्थापित कर रहा है, मतलब खनिज भंडार जो देखिए क्रिटिकल मिनरल्स जो है उनको स्टोर करेगा अमेरिका, है ना, ये बात की जा रही है। यह स्वतंत्र रूप से संचालित सार्वजनिक निजी भागीदारी पहल है, एक पीपीपी पहल है। इसके तहत अति महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की खरीद किया जाएगा, फिर संग्रह किया जाएगा। जैसे पेट्रोलियम रिजर्व होता है उसी प्रकार से दुर्लभ मृदा तत्व है उनका रिजर्व बनाया जाएगा अमेरिका में। उदाहरण के लिए गैलियम, कोबाल्ट आधुनिक तकनीक और रक्षा उपकरणों के लिए जरूरी है, भविष्य में बहुत जरूरी है ना। उद्देश्य क्या है? यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की 2025 की क्रिटिकल मिनरल सूची में शामिल 60 अति महत्वपूर्ण खनिजों का भंडारण करना। भंडारण करने के लिए वोल्ट अपने आप में भंडारण करने के लिए ही होता है, ठीक है, ताकि इनकी आपूर्ति में बाधा आने की स्थिति में वहां से उसको आपूर्ति की जा सके, है ना। वित्त पोषण क्या है इस परियोजना को? लगभग 1.67 अरब डॉलर जो है वो निजी क्षेत्र से और 10 अरब डॉलर जो है वो अमेरिकी सरकार का एक अमेरिकी आयात निर्यात बैंक है उसके तरफ प्राप्त हो। तो क्या है ये ध्यान रखिएगा, अमेरिका का प्रोजेक्ट है, भारत का नहीं है। वोल्ट मतलब स्टोर करना, यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स और दुर्लभ मृदा तत्व है उसको अमेरिका भी स्टोर करेगा, ताकि भविष्य में अगर आपूर्ति श्रृंखला में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहां से फिर आपूर्ति की जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत न्यूज में रहता है। तो हाल ही में देखिए अमेरिका और ईरान के बीच में टसल चल ही रहा है, वार्ता भी चल रही है और दोनों देश एक दूसरे के शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अमेरिका का जो एक वो है एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, वो फारस की खाड़ी में घूम रहा है। ईरान ने भी दबाव बनाने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट जो है इसको एक मॉक ड्रिल के लिए भी ब्लॉक कर दिया था। ईरान का सबसे बड़ा पावर एक तरह से ये यहाँ देखने को मिलता है कि ईरान जो है वो हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर कब्जा रखता है। 60-70 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये और लगभग 60-70 से ज्यादा हो सकता है, सॉरी, है ना। तो ईरान की यहाँ पे संप्रभुता है, अगर इसको ये ब्लॉक कर दे तो यहाँ से फिर ऑयल का जो एक्सपोर्ट होता है वो बंद हो सकता है और वैश्विक स्तर पर ऑयल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है ना। तो कहाँ है? ओमान और ईरान के बीच स्थित है। ओमान कहाँ है? ये ओमान है और ये ईरान है, इन दोनों के बीच में स्थित है, ठीक है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो कि फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है और गल्फ ऑफ ओमान कहाँ है? अरब सागर में, ठीक है। अपने सबसे सकुड़े बिंदु पर इसकी चौड़ाई केवल, मतलब सबसे सकुड़ा बिंदु जहां है इसका, उसकी चौड़ाई केवल 33 किलोमीटर के आसपास है। रणनीतिक महत्व है इसका कि विश्व के कुल तेल व्यापार का लगभग 20 से 25% इस जलडमरू मध्य से होके गुजरता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि वहां पर अशांति न रहे और उम्मीद करिए कि ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता हो जाए, नहीं तो तेल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकती है आने वाले टाइम में। भारत विस्तार, तो देखिए भारत विस्तार क्या है? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राजस्थान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित भारत विस्तार योजना के पहले चरण की शुरुआत की। सीधा पता लग गया क्या है? किसानों के लिए और कृषि क्षेत्र के लिए भारत विस्तार एक एआई जनरेटेड पहल है, ठीक है। किसानों को कृषि संबंधित आवश्यकताओं के लिए भारत की प्रमुख एआई संचालित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के उपयोग को बढ़ावा देना, कि मतलब जो सार्वजनिक अवसंरचना है डिजिटल भारत की, उसको किसान किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं उसके लिए भारत विस्तार कार्यक्रम शुरू किया गया। पूर्ण रूप यहां विस्तार मतलब भारत समझ गया, विस्तार का अर्थ क्या है? कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए वर्चुअली समन्वित प्रणाली, यानी कि वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर द एक्सेस टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, ठीक है। प्रमुख विशेषता क्या है इसकी? यह योजना एआई संचालित बहुभाषी संवाद आधारित सलाह प्रणाली है, यानी किसानों की इस प्रकार की सलाह लेनी है तो ले सकते हैं एआई आधारित प्रणाली से, है ना। इसमें एग्रीस्टेक, इसमें एग्रीकल्चर का डाटा होता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, है ना, आईसीएआर जो है, विभिन्न कृषि योजनाओं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, मंडी कीमतों और राज्य प्रणालियों संसाधनों के एक ही डिजिटल प्रणाली से जोड़ा है। मतलब जितना भी डिजिटल डाटा है कृषि से संबंधित वो सारा इसके माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगा किसानों को। किसानों के लिए लाभ क्या होगा? किसान फीचर फोन, जो नॉर्मल फोन होता है, कीपैड फोन आपने चलाया होगा बचपन में कभी, तो इस प्रणाली से सवाल पूछ सकते हैं उसके माध्यम से।
उन्हें तुरंत कृषि संबंधित समस्याओं का समाधान मिलेगा और बाजार मूल्य की जो जानकारी होती है, जनरली किसानों को बाजार मूल्य जानकारी नहीं होती है और जो लोकल मंडी के जो होते हैं व्यापारी, उनसे कम कीमतों पर खरीद लेते हैं सामान। तो वहां पे भी इसकी जानकारी किससे प्राप्त हो जाएगी? एक फीचर फोन के माध्यम से, प्रोजेक्ट विस्तार के माध्यम से। अब एक स्नोबॉल अर्थ है। तो देखिए ये क्या है स्नोबॉल अर्थ? एक अध्ययन में यह प्रमाण मिला है कि स्नोबॉल अर्थ की कम से कम एक अवस्था के दौरान एक लघु जलवायु चक्र सक्रिय रहे। थोड़ा सा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट ये है। स्नोबॉल अर्थ से आशय क्या है कि क्रायोजेनिक काल कल्प जो होता है, जो टाइम पीरियड था जिसमें लगभग 720 से 635 मिलियन वर्ष पहले जो क्रायोजेनिक कल्प था के दौरान हुए अत्यधिक हिमानीकरण के कालखंडों से, ये थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा। स्नोबॉल अर्थ से आशय क्या है कि क्रायोजेनिक कल्प जो था, जो कि इतने साल पहले, साल याद रखने की जरूरत नहीं, के दौरान हुए अत्यधिक हिमानीकरण के कालखंड, मतलब इस कल्प के दौरान जो हिमानीकरण हुआ है, यानी कि बर्फ जो जमी है, वो है स्नोबॉल अर्थ। इस काल में संभवतः पृथ्वी पर बर्फ की परतें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैल गई थी। मतलब इतना ज्यादा हिमानीकरण हुआ कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो गर्म रहता है वहां तक बर्फ की परतें आ गई थी, है ना। इस समय महासागर बड़े पैमाने पर जमे हुए थे। इससे जलवायु महासागर अभिक्रियाएं कमजोर पड़ गई थी। महासागर भी अगर जमे हुए हैं तो जो जलवायु महासागर अभिक्रियाएं वो कमजोर हो गई थी। यह हिमानीकरण एल्बिडो प्रभाव से और मजबूत हुआ। माना जाता है कि इसका प्रोटेरोजोइक महाकल्प के दौरान जीवन के विकास पर गहरा प्रभाव, मतलब जो उत्पत्ति का काल है और जो पुराने कल्प चलते आ रहे थे ज्योग्राफी के हिसाब से जो भी होता है, तो ये हुआ कि स्नोबॉल अर्थ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो क्या है कि क्रायोजेनिक कल्प जो था, जो टाइम पीरियड था, उस दौरान अत्यधिक मात्रा में हिमानीकरण हुआ, इसलिए इसको स्नोबॉल अर्थ बोला जा रहा है। ठीक है, बाकी इसमें खास ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो इतने से आपका काम हो जाएगा। लॉगरहेड कछुआ, देखिए अब कछुआ है ये, तो जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक खतरे का सामना कर रहा है लॉगरहेड कछुआ। तो क्या है? एक प्रकार का समुद्री कछुआ है, यानी कि समुद्र में रहता है। दूसरा है, इसमें क्या है, पर्यावास कहाँ कहाँ है इसका? तो विश्व भर के समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय महासागर जे वहां पर ये होता है। और इन कछुओं को तटीय खाड़ी जो होती है, ज्वार नदमुख होते हैं या महाद्वीपीय मग्न तट होते हैं, वहां पर ये रहना पसंद करते हैं। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इनका सिर बड़ा होता है, जबड़े मजबूत होते हैं, ये केकड़ों और मोलस्क जैसे कठोर खोल वाले शिकार को भी चबा जाता है। लोगरेट मांसाहारी होते हैं और कभी कभी, केवल कभी कभी ही वनस्पतियों का, मतलब जनरली मांस खाते हैं परंतु कभी कभी वनस्पतियां का भी सेवन कर लेते हैं ये कछुए। जीवन काल इनका 70 से 80 वर्ष या उससे अधिक हो सकता है। संरक्षण की स्थिति की बात करें तो IUCN में वनरेबल है, मतलब अभी तो स्थिति ठीक है इनकी, परंतु भारत का जो वन्य जीव कानून है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसकी सूची वन के अंतर्गत है, यानी कि हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन इनको प्रदान किया गया है। भारत में प्राप्ति क्षेत्र, यानी कि भारत में कहाँ कहाँ मिलता है? तो भारतीय तटों पर कभी कभी दिखे जाते हैं। भारत के जो तट है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पूर्वी तट पे, पश्चिमी तट पर, कभी कभी सब जगह दिखता है। ऑलिव रिडले कसले कछुए जो कि उड़ीसा में ज्यादा मात्रा में दिखे जाते हैं पूर्वी तट पर, उसकी तरह ये नहीं दिखते, मतलब इतने सामान्य तरीके से नहीं दिखते, कभी कभी दिखते हैं। प्रमुख खतरे क्या है इनको? कि मछली पकड़ने के जालों में फंस जाते हैं, कभी कभी तो मर जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में विकास कार्य हो रहा है तो उनका वहां पर्यावास नष्ट हो रहा है धीरे धीरे करके, और प्लास्टिक प्रदूषण के कारण भी इनको नुकसान हो रहा है। किसको? लोगरहेड कछुआ को। अब है बी कॉरिडोर्स। देखिए NHIE जो है वो विकसित कर रहा है। जैसे इसमें क्या है, अब जैसे ये रोड जा रही है तो इसके चारों दोनों साइड रेखीय रूप में इस प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि वहां पे मधुमक्खियां बैठ सके, और मधुमक्खियां बैठेगी तो फिर क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन होगा तो फिर क्या होगा? शहद एक तरह से डेवलप हो जाएगी धीरे धीरे। तो यही बात की जा रही है कि ऐसे बी कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे कुछ के स्पेशल तरीके से, यहाँ पे पेड़ पौधे उस तरह के लगाए जाएंगे जो मधुमक्खियां जिनके अनुकूल होती है। तो ये मधुमक्खियां अनुकूल वनस्पतियों की क्रमिक रेखीय विस्तार है। इनमें पुष्पी पादप और पौधे होते लगाए जाएंगे। ठीक है, ये पूरे मकरकंद और पराग की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। महत्व क्या है? यह पहल मधुमक्खियों और अन्य परागकणों द्वारा सामना किया जाना, मतलब उनको जनरली रहने की जगह नहीं मिलती है, बैठने की नहीं मिलती है, तो मधुमक्खियों और जो अन्य परागकण जो होते हैं उनके द्वारा जो सामना किए जा रही समस्या, उनका निदान ये करेगी। मधुमक्खियों की विशेषताएं और महत्व क्या है?
तो केवल मादा मक्खियों के पास डंक होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केवल मादा मधुमक्खियां जो होती है उनके पास डंक होते हैं, तभी उनको देवी का अवतार भी माना जाता है कभी कभी ना। जो वास्तव में परिवर्तित अंड निक्षेपक होते हैं, ये वे अंग है जिनका उपयोग मूल रूप से अंडे देने के लिए किया जाता है। अंडे निक्षेपक क्या होते हैं? वे अंग जिनका उपयोग अंडे देने के लिए किया जाता है। ये विशेष रूप से पुष्पी पादपों से प्राप्त शर्करायुक्त मकरकंद और प्रोटीन युक्त पराग पर निर्भर रहती है। ठीक है। महत्व क्या है कि विश्व के खाद्य उत्पादन का 1/3 हिस्सा मधुमक्खियों पर निर्भर है। अगर मधुमक्खियां नहीं होगी तो विश्व में खाद्य उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो बी कॉरिडोर्स क्या है, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। जो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा उसके आसपास पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि वहां पे परागकण और मधुमक्खियां रह सके, बैठ सके, है ना। सुपर अर्थ क्या है? नाम ही बता रहा है कि क्या है सुपर अर्थ, अर्थ से ज्यादा, एक तरह से कि क्या द्रव्यमान ज्यादा होगा। सुपर अर्थ ग्रहों की एक अनुष्ठित श्रेणी है। ये ग्रह पृथ्वी से बड़े होते हैं, लेकिन नेपच्यून और यूरेनस जैसे विशाल ग्रह, मतलब पृथ्वी से तो बड़े होते हैं, परंतु नेपच्यून और यूरेनस जैसे जो बड़े, बहुत ज्यादा बड़े ग्रह हैं, उनसे थोड़े छोटे होते हैं। प्रमुख विशेषता के आकार और द्रव्यमान की अगर बात करें तो इनका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 10 गुना होता है, और व्यास जो होता है पृथ्वी की त्रिज्या का लगभग 2 गुना होता है। संगठक मतलब किससे बने होते हैं? चट्टान, गैस, दोनों के मिश्रण या फिर दोनों के मिश्रण से बना होता है। महत्व क्या है? ये वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करते हैं कि ग्रहों का निर्माण या उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ या विकास किस प्रकार से हुआ है। तो सुपर अर्थ क्या है? जो कि पृथ्वी से बड़े होते हैं। अब एक हमारा आज सुर्खियों में रहा स्थल है, ये रहा आपका आयरलैंड और इसकी राजधानी रही डबलिन। तो क्यों न्यूज में आयरलैंड, भारत और आयरलैंड गणराज्य ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यवस्थित साझेदारी, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान प्रदान, क्षमता निर्माण और औद्योगिक साझेदारी के माध्यम से कार्य करने में सहमति व्यक्त की। कोई बात नहीं है ना। हम देख लेते हैं कि क्या है। तो यह ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित एक द्वीप है जिसका अधिकांश भाग ग्रेट ब्रिटेन ये रहा आपका, इसके पश्चिम में स्थित है। ठीक है ना। और क्या है इसकी विशेषताएं, भौगोलिक विशेषताएं? आसपास के जल निकाय पश्चिम में, मतलब इसके आसपास और कौन कौन से जल निकाय? तो पश्चिम में अटलांटिक है, सही बात है ना। दक्षिण में सेल्टिक सागर है, इसके दक्षिण में सेल्टिक सागर, यहाँ लिखा हुआ नहीं पर होगा। पूर्व में आयरिश सागर, इसके पूर्व में ये यहाँ पर आयरिश सागर है। ठीक है। आयरलैंड नॉर्थ चैनल, अभी क्या है, नॉर्थ चैनल से आयरिश सागर और सेंट जॉर्ज चैनल द्वारा ग्रेट ब्रिटेन से अलग होता है। मतलब ये बोला गया कि यहां पर कहीं होगा वो, है ना, कि ग्रेट ब्रिटेन से किससे अलग हो रहा है ये? आयरलैंड नॉर्थ चैनल और आयरिश सागर और सेंट जॉर्ज चैनल द्वारा ब्रिटेन से अलग होता है। लेकिन तीन, आयरलैंड नॉर्थ चैनल हो गया, आयरिश सागर हो गया और सेंट जॉर्ज चैनल जो होता है उससे ये होता है ब्रिटेन से अलग होता है, क्योंकि ब्रिटेन के जस्ट पास में, तो इससे अलग ये 3 प्रकार के चीजों से होता है। भौगोलिक विशेषता क्या? सर्वोच्च शिखर इसका कौन सा है? तो कैरेंटो हिल। ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी? तो रिवर शेन इसकी सबसे लंबी नदी है। खज खास नहीं है इतना। हॉर्मुज वाले के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि वो इंपॉर्टेंट होता है ना। तो आज की आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, संक्षिप्त सुर्खियां, सुर्खियों में रायस्थल, सबके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल से चर्चा करी है। उम्मीद है ये सेशन आपकी आने वाली एग्जाम की तैयारी के लिए लाभदायक होगा, और ऐसे ही अन्य और सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।